सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने पटना में 25 जुलाई को जो एफआईआर दर्ज कराई थी, उसमें रिया चक्रवर्ती, उनके परिवार और दो सहयोगियों सैमुअल मिरांडा और श्रुति मोदी पर तीन बड़े आरोप लगाए गए। पहला आरोप यह था कि रिया और उसके परिवार के लोगों ने सुशांत के 15 करोड़ रुपए हड़प ली। दूसरा आरोप यह था कि सुशांत को रिया और उनके परिवार ने साजिश रचकर दिमागी तौर पर बीमार बना दिया था, जिसके लिए सुशांत को दवाओं का ओवरडोज दिया गया। तीसरा आरोप यह था कि रिया ने सुशांत को बंधक बना लिया था और उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। इसमें पहला आरोप चूंकि पैसों से जुड़ा था, इसलिए ईडी ने खुद संज्ञान लेकर जांच शुरू की। रुपयों का कोई बड़ा लेन देन तो ईडी अब तक नहीं पकड़ पाई है, लेकिन उसी की जांच के दौरान यह पता चला कि रिया और उनके भाई शौविक ड्रग्स के धंधेबाजों से नशे का सामान खरीद रहे थे। लगातार ये भाई बहन ड्रग्स, गांजा और दूसरे तरीके के ड्रग्स खरीद रहे थे। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच में यह बात साफ हो गई कि सुशांत की जिंदगी में रिया थी और रिया की जिंदगी में ड्रग्स के धंधेबाज। खबर है कि रिया ने कबूल कर लिया कि वो ड्रग्स मंगाती थी, अपने लिए नहीं बल्कि सुशांत के लिए। उन लोगों के लिए भी ड्रग्स का इंतजाम रिया और शौविक ही अपने संपर्कों के जरिए कर रहे थे, जो ड्रग्स वाली पार्टियों में शामिल होते थे। अब वो लोग भी एनसीबी के रडार पर हैं। बताया जा रहा है कि फिल्मी दुनिया के कुछ बड़े लोग भी। कुल मिलाकर यह मामला पहले से ज्यादा संगीन हो गया यह मामला, क्योंकि रिया यह बात खुलेआम कह चुकी हैं कि सुशांत उनके संपर्क में आने से पहले से ड्रग्स ले रहे थे। हालांकि इसका कोई सबूत कहीं से भी नहीं मिला है। फिर भी अगर रिया की बात को सच मान लें तो भी यह सवाल गंभीर हो जाता है कि जब रिया को मालूम था कि सुशांत मानसिक तौर पर बीमार है, उनका इलाज चल रहा है, तो फिर वो सुशांत के नाम पर ड्रग्स क्यों मंगा रही थी? अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ड्रग अब्यूज के मुताबिक नारकोटिक्स ड्रग्स का इस्तेमाल किसी अच्छे भले आदमी की दिमागी हालत बिगाड़ देता। 2015 में अमेरिका मानसिक रोग के बारे में अमेरिका में एक सर्वे हुआ था। उसमें पता चला कि वहां 4 करोड़ 43 लाख लोगों को मानसिक बीमारी थी, जिनमें 81 लाख लोग ऐसे थे जिनकी बीमारी ड्रग्स की वजह से थी। जिन ड्रग्स को मानसिक बीमारी पैदा करने वाला बताया गया, उनमें गांजा, कोकेन, एमडीएमए भी थे। उनमें। और रिया पर आरोप है कि उन्होंने 2017 से 2020 के बीच कई बार गांजा और एमडीएमए खरीदने के लिए नशे के सौदागरों से व्हाट्सएप पर संपर्क साधा। तो जानकार मानते हैं कि अगर किसी आदमी को पहले से मानसिक बीमारी हो तो ऐसे ड्रग्स उसके लिए जहर से कम नहीं। ड्रग्स की लत अगर किसी को लग जाए तो उसे ड्रग्स ना मिले तो वो कुछ भी कर सकता है, किसी की जान ले सकता है, अपनी जान दे भी सकता है। खबर है कि रिया ने एनसीबी के सामने यह तो कबूल कर लिया कि वो खुद या अपने भाई और दूसरे सहयोगियों के जरिए ड्रग्स खरीद रही थी, लेकिन नवंबर 2019 के बाद सुशांत के यूरोप से लौटने के बाद उन्होंने सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदे या नहीं, इसका जवाब रिया ने नहीं दिया। यह वो दौर था जब सुशांत की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। सुशांत की बीमारी और ड्रग्स का कोई कनेक्शन है या नहीं, यही सच उगलवाने के लिए एनसीबी ने रिया को गिरफ्तार कर लिया। परिवार का आरोप है कि आपने हत्या की है सुशांत की। रिया आपके ऊपर जो आरोप लगा, रिया कभी एनसीबी पूछताछ में रिया ने खोले कई राज।
रिया के फोन और लैपटॉप से मिले अहम सुराग। ड्रग्स पैडलिंग के आरोप में रिया गिरफ्तार। रिया, आपके ऊपर जो आरोप लगा, रिया 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 सवालों से सलाखों तक, धीरे धीरे ही सही पर सुशांत सिंह राजपूत केस की तहकीकात के दौरान एनसीबी की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने वो तमाम राज उगल दिए जो अभी तक उन्होंने छिपा कर रखे थे। यही वो राज थे जिनकी तलाश एनसीबी को थी, और जैसे ही एनसीबी के सामने रिया ने ड्रग्स रैकेट में शामिल होने का कबूलनामा दिया, बस उसी वक्त से रिया के सवालों के बाद सलाखों तक का रास्ता साफ हो गया। दरअसल रिया ने 3 दिन तक चली एनसीबी की पूछताछ में अपनी और सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी से जुड़े कई राज को बेनकाब कर दिया। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को एनडीपीएस की धारा 8C, 20B, 27A, 28 और 29 के तहत गिरफ्तार किया है। 3 घंटे में करीबन 19 घंटे से लंबी मैराथन पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई है। रिया चक्रवर्ती ने पूछताछ में कई अहम नामों का खुलासा भी किया है। रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स खरीदने का कबूलनामा ही उसकी गिरफ्तारी की सबसे बड़ी वजह बनी है। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन रिया चक्रवर्ती की पूछताछ के बाद बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन की तफ्तीश भी शुरू हो चुकी है। एनसीबी की पूछताछ में रिया ने कबूल किया कि वो नशे की सिगरेट का सेवन करती थी। रिया ने एनसीबी अधिकारियों के सामने माना कि वो बड से भरी सिगरेट पीती थी। ड्रग सर्कल में बड का मतलब होता है गांजा। रिया ने पूछताछ के दौरान ये बताया कि वो सुशांत के साथ नशे की सिगरेट पिया करती थी। एनसीबी की टीम ने जब रिया के घर पर रेड की थी तो उस दौरान उन्होंने रिया के मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त किए थे। जब रिया के इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की फोरेंसिक जांच की गई तो एनसीबी के हाथ रिया और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती के खिलाफ कई अहम सुराग लगे। इनमें रिया और इस केस के दूसरे आरोपियों के बीच हुई वो व्हाट्सएप चैट भी हैं जिनमें ड्रग्स की खरीद फरोख्त की बात हुई थी। इनमें 15 मार्च की वो व्हाट्सएप चैट भी शामिल है जिसमें रिया और शौविक ड्रग्स की बात कर रहे थे। इस चैट की कॉपी न्यूज 18 इंडिया के पास भी मौजूद है। एनसीबी के मुताबिक रिया और उनका ड्रग्स सर्कल साल 2017, 2018 और 2019 में काफी एक्टिव था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों के मुताबिक रिया ने पूछताछ में मान लिया कि वो अपने फोन से मैसेज करके ड्रग्स मंगाती थी और ड्रग्स डीलरों से बातचीत करती थी, लेकिन इसके पीछे जो वजह रिया ने बताई वो बहुत ही बचकानी है। रिया ने जांच एजेंसियों को बताया कि वो सुशांत सिंह राजपूत के कहने पर ही मैसेज करती थी। साथ ही साथ रिया ने यह भी दावा किया कि सुशांत सिंह के लिए ही वो ड्रग्स मंगाती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि रिया ने यह भी कहा कि सुशांत सिंह जो डिक्टेट करते थे वही मैसेज वो ड्रग डीलरों को भेजती थी। रिया के घर से बरामद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से एनसीबी को रिया और उनकी ड्रग्स मंडली से जुड़े लोगों के फोटो, वीडियो, व्हाट्सएप चैट्स और एसएमएस बरामद हुए हैं। इनमें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े वो 25 बड़े चेहरे भी शामिल हैं जो इन पार्टियों में आते थे। फिलहाल फिल्म इंडस्ट्री के ये तमाम चेहरे एनसीबी के राडार पर हैं। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक रिया के फोन में बंद इन चेहरों को रिया ड्रग्स कनेक्शन पर पूछताछ के लिए जल्द ही समन भेज सकती है। जी, उन्होंने जो बताया है वो गिरफ्तारी के लिए सफिशिएंट था। हमने उन्हें अरेस्ट किया है, विच मीन्स देयर वाज मटेरियल इनफ। बाकी जहाँ तक एक्चुअल डिटेल का सवाल है वो हम माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे। रिया ने पूछताछ के दौरान एनसीबी को यह बताया कि सुशांत साल 2016 से ड्रग्स सेवन कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक रिया ने यह जरूर कबूल किया कि वो सिगरेट और शराब का सेवन करती रही हैं और जिन ड्रग्स को मंगवाने की बात हो रही है उन्होंने वो खुद के लिए नहीं बल्कि सुशांत के लिए और सुशांत के ही कहने पर मंगवाई थी। यानी रिया ने सुशांत पर ही इस बात का आरोप लगा दिया कि सुशांत ड्रग्स लेने के आदी थे। रिया ने पूछताछ में यह भी माना कि वो बासित परिहार को जानती है। रिया ने कबूल किया कि बासित का उनके घर आना जाना था और शौविक ने कई बार सुशांत के लिए बासित से ड्रग्स खरीदी।
एनसीबी सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स खरीदने और इसकी सेवन की बात को सुशांत सिंह राजपूत के सर मढ़ दिया है। यानी उस शख्स पर ड्रग्स लेने के आरोप लगे हैं जो अपनी सफाई रखने के लिए इस दुनिया में है ही नहीं। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स लेने का आरोप सुशांत सिंह राजपूत पर इसीलिए भी लगाया है ताकि वो खुद इस मामले में बच सके। इन तमाम सवालों के बीच कुछ ऐसे सवाल थे जिसका जवाब रिया चक्रवर्ती नहीं दे पाई। एनसीबी के अधिकारियों के मुताबिक रिया ने उनकी जांच को भटकाने की कोशिश की। इस कोशिश में रिया ने ड्रग्स के लिए सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत पर ही आरोप लगाए। इतना ही नहीं, जांच के दौरान रिया ने कई अहम सवालों पर चुप्पी साध ली और उनका कोई जवाब नहीं दिया। मसलन, क्या आपके घर ड्रग्स आती थी? रिया ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। यूरोप टूर से लौटने के बाद सुशांत आपके घर रुके थे, क्या उस वक्त भी ड्रग्स मंगाई गई? रिया ने इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं दिया। सुशांत मुंबई के जिस होटल में रुकते थे, क्या वहां भी ड्रग्स सप्लाई होती थी? इस सवाल पर भी रिया चुप रही। क्या ड्रग्स खरीदने के लिए सिर्फ सुशांत के पैसे का इस्तेमाल होता था? इस सवाल पर भी रिया ने चुप्पी बनाए रखी। फिलहाल रिया सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स खरीदने और उनका इस्तेमाल करने के आरोप में सलाखों के पीछे भेजी जा चुकी हैं। ये सुशांत सिंह राजपूत केस का एक पहलू है, लेकिन अभी रिया को सीबीआई के उन सवालों का भी सामना करना है जो सुशांत की मौत की मिस्ट्री से जुड़े हैं। और सुशांत की मौत के मामले में सुशांत के परिवार ने रिया पर ही सुशांत को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। यानी सलाखों के पीछे रहते हुए भी रिया को अभी और गंभीर सवालों के जवाब देने हैं। और कुछ ही देर में पेशी हो सकती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिया चक्रवर्ती की। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी एनडीपीएस एक्ट के तहत ड्रग्स खरीदने और बेचने के आरोप में हुई है। यह सुशांत की मौत से जुड़ी एक अहम कड़ी बताई जा रहा है, लेकिन इससे सुशांत की मौत का राज सुलझा नहीं है। फिलहाल सीबीआई की टीम उस फ्लैट में जाकर 3 बार क्राइम सीन रिक्रिएट कर चुकी है जहां सुशांत की मौत हुई थी। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई को ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जो सुशांत की मौत में हत्या की तरफ इशारा करता हो। मुंबई के कूपर अस्पताल के 5 डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम के बाद यही बताया था कि सुशांत की मौत फंदे पर लटकने के बाद दम घुटने से हुई। सीधे कहें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या ही माना गया। एम्स के फोरेंसिक विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता की अगुवाई में बनी एक टीम उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की पड़ताल भी कर रही। सुशांत की मौत के बाद की तस्वीरें और उनके पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट सामने आई, उसे देखकर आत्महत्या की थ्योरी ढेर सारे सवालों में घिर गई। फोरेंसिक एक्सपर्ट को यह बात खटक रही है कि अगर सुशांत ने आत्महत्या की तो उनके गले के नीचे के हिस्से में गोल घेरा कैसे बना। आमतौर पर अगर कोई फंदे पर लटकता है तो उसके गले के ऊपरी हिस्से पर अंग्रेजी के यू या वी अक्षर के आकार का निशान बनता है। सुशांत के घर पर उनकी मौत के वक्त जो लोग मौजूद थे उन्होंने बताया कि सुशांत ने एक कपड़े का फंदा बनाया था। उस पर पहले से ही सवाल उठाए जा रहे हैं कि सुशांत के शव पर जो निशान था वो किसी कपड़े से बना तो नहीं लगता। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी यह आशंका भी जता चुके हैं कि सुशांत को कोई नशा देने के बाद हत्या करके फंदे पर लटकाया गया हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि विसरा जांच में ऐसा कुछ सामने नहीं आया। दिक्कत यह है कि विसरा रिपोर्ट पर भी कुछ विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं। विसरा में होता क्या है कि शरीर के अंदरूनी अंगों के नमूने लिए जाते हैं, जैसे कि दिल, फेफड़ा, लिवर और शरीर में मौजूद यूरिन और दूसरे लिक्विड। इनकी जांच करके यह पता लगा जाता है कि मरने वाले को कोई दवा या जहर या कुछ और केमिकल तो नहीं खिलाया गया था। अब दावा किया जा रहा है कि सुशांत के विसरा सैंपल में यूरिन को शामिल नहीं किया गया था, जबकि यूरिन की जांच से ही ड्रग्स या दूसरे केमिकल की पुष्टि हो सकती थी। अब यह दावा कितना सच्चा है, इसकी जांच भी सीबीआई की फोरेंसिक टीम कर रही है। बताते हैं कि सुशांत की विसरा का जो सैंपल लिया गया था उसका एक हिस्सा जस का तस सुरक्षित रखा गया। उम्मीद जताई जा रही है कि उसकी जांच के बाद ही यह साफ होगा कि सुशांत की मौत के बारे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भरोसे के लायक है या नहीं। सुशांत की मौत की मिस्ट्री बरकरार। सीबीआई कर रही है सुशांत की मौत की जांच। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट की होगी फॉरेंसिक जांच। एनसीबी सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स की खरीद फरोख्त के मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। इसी मामले में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय सुशांत सिंह केस में उनके पैसे के गलत इस्तेमाल होने की जांच कर रहा है। वहीं सीबीआई अभी भी सुशांत की मौत की मिस्ट्री पर पड़े राज को बेनकाब करने की कोशिश कर रही है। सीबीआई अपनी तफ्तीश के दौरान सुशांत की बहन मीतू सिंह के साथ सुशांत की मौत का अब तक 2 बार रिकंस्ट्रक्शन कर चुकी है, लेकिन इस केस में एक रिपोर्ट ऐसी है जो सवालों के घेरे में है और वो है सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। दरअसल सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर जिन मार्क्स का जिक्र है, अब उन्हीं चीजों पर सवाल उठ रहे हैं। लिहाजा सीबीआई की टीम के साथ दिल्ली एम्स के 3 डॉक्टरों की टीम है जिन्होंने सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर बीएमसी के कूपर अस्पताल के उन डॉक्टरों से पूछताछ की जिन्होंने सुशांत की बॉडी का पोस्टमार्टम किया था। एम्स के डॉक्टरों को सुशांत की आत्महत्या पर शक है और सीबीआई ने भी एम्स के फॉरेंसिक विभाग के डॉक्टरों से सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर मेडिकल राय मांगी थी। दरअसल एम्स की फॉरेंसिक टीम ने सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके गले पर मौजूद जख्म के निशान को लेकर सवाल उठाया है। सुशांत के गले में मौजूद चोट के निशान उनके गले के बीच में है और सीधी रेखा की तरह दिखाई देते हैं, जबकि आत्महत्या के केस में ये निशान गर्दन के एकदम ऊपर होते हैं और खरोंच की तरह दिखते हैं। लिहाजा एम्स की फॉरेंसिक टीम का सवाल था कि आपने लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन की आशंका को कैसे खारिज किया है, यानी आपने इस बात को कैसे खारिज किया कि सुशांत का गला नहीं घोटा गया। दरअसल सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फॉरेंसिक जांच कर रहे डॉक्टरों का यह भी सवाल है कि सुशांत के गले पर जख्म के निशान कुर्ते से कैसे बन सकते हैं, जो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिगेचर मटेरियल के तौर पर दर्ज है। न्यूज़ 18 इंडिया ने जब इस बाबत दिल्ली पुलिस के एफएसएल एक्सपर्ट से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। जब कोई पर्सन हैंगिंग करता है तो वो लिगेचर को बांधने का मोस्ट प्रोबेबल उसको सुसाइड करने के समय जब टेंडेंसी होती है तो उसको बैक साइड पे हैंग करता है, तो उसका जितना भी लिगेचर मार्क होता है वो फ्रंट पोर्शन से बनते हुए वी शेप बनाता है, जो कि बैक साइड में जहाँ पर नॉट होती है। इसलिए कहते हैं कि ज़्यादातर लिगेचर मार्क फ्रंट पोर्शन पे आते हैं। जैसा आप के पूछना था कि ज़्यादातर फ्रंट पोर्शन पे होते हैं, बाकी कहाँ पर नॉट है इस पर डिपेंड करेगा। एम्स की फॉरेंसिक टीम ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जो कारण बताया गया है वो सही है या गलत। इसके अलावा एम्स की फॉरेंसिक टीम ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये मामला फांसी लगाकर आत्महत्या करने का है या फिर किसी पट्टे से सुशांत का गला दबाकर उनकी हत्या की गई और इस हत्या को आत्महत्या करार देने के लिए उन्हीं के कुर्ते से पंखे पर लटका दिया गया। जब कोई बंदा कोई भी सुसाइड या ऐसा करता है तो वो अपने आप को लटकाता है, अपनी बॉडी वेट को पूरा उस लिगेचर पे ही लटका हुआ होता है और उसका जितना भी वेट होता है वो उसी सराउंडिंग लिगेचर पे होता है। तो जहाँ पर ज़्यादा प्रेशर होता है या ज़्यादा जल्दी डिकम्पोज होता है, प्रेशर रहता है, वहाँ डार्क होता है। इन कंपेयर टू जिधर नॉट की ओर आप बढ़ते जाओगे तो वहाँ हल्का होता है, लास्ट में आपका नहीं भी होता है जहाँ पर नॉट होती है। ये डिफरेंस होता है कि जब कोई भी सुसाइड करता है तो उस पर वी मार्क आता है, एस्लेटेचर पे रहता है, जबकि अगर किसी को मारा गया है तो वो ओ मार्क बनता है, मीन्स पूरा सराउंडेड गोल होगा। बाकी जो भी डिटेल्ड एनालिसिस होती है पीएम के बाद होती है, वो सारा कोरोबरेट करके फिर फाइनल कंक्लूजन आता है कि ये सुसाइड है या मर्डर है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत 14 जून को हो जाती है, जिसके बाद उनकी बॉडी को मुंबई के कूपर अस्पताल में रख दिया जाता है। उसी रात सुशांत सिंह की बॉडी का पोस्टमार्टम भी कर दिया जाता है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार सुशांत सिंह की बॉडी के पोस्टमार्टम करने की इतनी जल्दबाजी क्या थी। पोस्टमार्टम के बाद सुशांत की बॉडी का विसरा सुरक्षित रख दिया जाता है। अब एम्स की फॉरेंसिक टीम विसरा की दोबारा जांच कर रही है और उनको शक है कि कहीं सुशांत की मौत जहर देकर तो नहीं हुई। एम्स की फॉरेंसिक हेड और सुशांत सिंह मामले में मेडिकल बोर्ड के हेड सुधीर गुप्ता बता रहे हैं कि विसरा रिपोर्ट जब भी आएगी 10 दिन के अंदर अंदर ये पूरी रिपोर्ट वो सीबीआई को दे देंगे।
दरअसल सीबीआई इसलिए एम्स के फॉरेंसिक विभाग से ये जांच करवा रही है क्योंकि एम्स के पास विसरा टेस्ट के लिए सभी इक्विपमेंट मौजूद हैं। ये वो इक्विपमेंट्स हैं जो अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सुरक्षा एजेंसी एफबीआई किसी केस को सुलझाने के लिए इस्तेमाल करती है। ऐसे में चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। सुशांत की मौत की गुत्थी को सुलझाने के लिए एम्स के 3 डॉक्टरों की एक टीम ने सुशांत की बॉडी का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से लंबी पूछताछ की है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सुशांत के विसरा का जो सैंपल लिया गया था उसका एक हिस्सा बिल्कुल उसी हालत में सुरक्षित रखा गया था और उम्मीद जताई जा रही है कि इसकी जांच के बाद ही ये साफ होगा कि सुशांत की मौत के बारे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भरोसे के लायक है या नहीं। लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच जो हिंसक झड़प हाथापाई से शुरू हुई थी वो अब हवाई फायरिंग तक पहुंच गई है। एक दिन पहले लद्दाख के पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर चीन के सैनिकों ने फिर घुसपैठ करने की कोशिश की। जी हां, फिर घुसपैठ करने की कोशिश की। उन्हें भारतीय सैनिकों ने भगाया तो वो हवाई फायरिंग करते हुए पीछे लौटे। बताया गया कि चीन के सैनिकों ने भारत को सीधी जंग के लिए उकसाने वाली यह कार्रवाई उसी इलाके में की जहां 30 अगस्त को भारत की सेना ने ब्लैक टॉप पहाड़ी से उन्हें खदेड़ा था। चीन के सैनिकों की फायरिंग में कोई घायल तो नहीं हुआ, लेकिन एलएसी पर 45 साल बाद गोलियां चली हैं। 45 साल बाद ये गोलियां चली हैं। इसका मतलब यही है कि लद्दाख में अब जंग के बादल घने होते जा रहे हैं। भारत ने चीन की इस हरकत को जंग के लिए उकसाने वाली कार्रवाई ही माना है। वहीं दूसरी ओर चीन की सेना के प्रवक्ता ने हवाई फायरिंग का ठीकरा भी भारत के ही सिर फोड़ने की कोशिश की। चीन ने भारतीय सैनिकों पर एलएसी लांघने और हवाई फायरिंग करने का आरोप मढ़ दिया, जबकि सच्चाई यह है कि अगर भारत ने जवाबी फायरिंग भी की होती तो हालात बिगड़ जाते। जानकार मानते हैं यह हवाई फायरिंग भी चीन की चाल थी। वो भारत को फायरिंग के लिए भड़काना चाहता था ताकि उसे सीधी जंग का बहाना मिल जाए। उसकी ये चाल भारतीय सैनिकों ने अपने संयम और बाजुओं की ताकत से नाकाम कर दी। इस घटना के बाद यह तो तय हो गया कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सिर पर जंग का जिन्न सवार हो चुका है। इसकी वजह भी अब समझ में आने लगी है। पिछले महीने अमेरिका के अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में गैरी शी का एक विश्लेषण छपा था। गैरी शी लंबे समय से बीजिंग में रहकर चीन की कूटनीति और रणनीति की रिपोर्टिंग करते रहे। उन्होंने दावा किया कि शी जिनपिंग जानबूझकर सीमा पर तनाव भड़का रहे हैं ताकि कम्युनिस्ट राष्ट्रवाद की आड़ में चीन के घरेलू संकट को छिपा सके। शी जिनपिंग का यह संकट उनके खुद के दिखाए बड़े बड़े सपनों से ही पैदा हुआ है। दरअसल 2020 की शुरुआत होने से कुछ घंटे पहले यानी 31 दिसंबर 2019 की शाम को शी जिनपिंग ने चीन के लोगों को टीवी पर संदेश दिया था। उसमें उन्होंने दावा किया था कि 2020 में चीन बुलंदियों पर होगा। शी जिनपिंग का दावा था कि 2020 में चीन के लोगों की जेब भरी होगी। कूटनीतिक मोर्चे पर दुनिया भर में चीन का डंका बज रहा होगा। उस वक्त चीन में कोरोना वायरस का हमला हो चुका था, जिसे चीन की सरकार ने छिपा रखा था। धीरे धीरे महामारी फैलती गई। चीन के घरेलू हालात बदतर होते गए। दुनिया के तमाम देशों की नजर में चीन खलनायक बन गया। इसी के बाद शी जिनपिंग ने अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए भारत के साथ तनाव बढ़ाना शुरू किया। जापान और ताइवान के साथ उसकी तनातनी पहले से चल रही थी। जुलाई से तजिकिस्तान और भूटान के साथ भी चीन ने सीमा विवाद छेड़ दिया। गैरी शी की उसी रिपोर्ट में रायन हैस ने शी जिनपिंग की इस चाल की पोल भी खोल दी। रायन हैस अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में चीन मामलों के डायरेक्टर रह चुके। उनके मुताबिक 2022 में शी जिनपिंग तीसरी बार चीन का राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। उनकी नजर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का चेयरमैन बनने पर भी है। चीन में ऐसा रुतबा, चेयरमैन का रुतबा माओ त्से तुंग के अलावा अब तक किसी नेता को नहीं मिला है। शी जिनपिंग चाहते हैं कि चीन के इतिहास में उनको माओ के बराबर का दर्जा मिल जाए। इसीलिए वो चीन के लोगों को यह दिखाना चाहते हैं कि वो दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सर्वोच्च नेता हैं। इसके लिए वो माओ की विस्तारवादी नीति पर आगे बढ़ रहे हैं। एलएसी पर तनाव भड़काने का मकसद यही है। चीन पर चढ़ा जंग का जिन्न।
एलएसी पर बौखलाए शी जिनपिंग। पैंगोंग में चीन ने चली टेढ़ी चाल। भारत के शूरवीरों ने दिखाया कमाल। बॉर्डर पर फिर भाग खड़ा हुआ चीन। पैंगोंग में एक बार फिर चीन की पिटाई हुई है। इस बार भी चीन ने भारत पर धोखे से हमला बोला और उसे मुंह की खानी पड़ी। इस बार तो चीन ने एलएसी पर सारी हदें तोड़ दी। उसने ना तो दोनों देशों के बीच दशकों से चले आ रहे समझौतों की फिक्र की, ना ही परंपराओं का ख्याल रखा। लगातार हो रही हार से तिलमिला चुकी चीन की सेना ने एलएसी पर वो कर दिया जो पिछले 45 साल से नहीं हुआ था। चीन के सैनिकों ने सीमा पर बंदूक न चलाने के समझौतों की धज्जियां उड़ाते हुए भारतीय सेना को डराने के मकसद से फायरिंग कर दी। भारत और चीन के बीच हुए समझौते के तहत दोनों देशों के सैनिक एलएसी के अगल बगल 2 किलोमीटर तक फायरिंग नहीं कर सकते और शायद यही वजह है कि पिछले 45 साल में एक भी गोली एलएसी पर नहीं चली। लेकिन जिस तरह से भारतीय सेना ने चीन की सेना को पटकनी देनी शुरू की, बीजिंग में हलचल मच गई और जिसका नतीजा यह हुआ कि चीन की लाल सेना ने सारे नियम कायदे तोड़ते हुए एलएसी पर फायरिंग कर दी। चीन ने 7 सितंबर की शाम पैंगोंग के दक्षिणी इलाके में एक बार फिर हिंदुस्तान की जमीन पर बुरी नजर डालने की कोशिश की। चीन की साजिश की इनसाइड स्टोरी आपको दिखाएं, उससे पहले आपको दिखाते हैं चीन की साजिश का वो हथियार जिसकी तस्वीर सिर्फ न्यूज़ 18 के पास है। पैंगोंग में चीन ने जो किया, वो जो करने आया था, उसका पर्दाफाश करने के लिए ये तस्वीर ही काफी है। इस तस्वीर में चीन के सैनिकों के हाथ में जो हथियार हैं, उन्हें ध्यान से देखिए। दरअसल इन सैनिकों के हाथ में डंडे हैं जिसके सिरे पर कंटीले तार और नुकीले धार हथियार लगे हुए हैं। चीन के सैनिक इन हथियारों के साथ भारत के सैनिकों पर हमले के मकसद से आए थे। चीन के सैनिक ये हथियार इसलिए लेकर आए थे क्योंकि सीमा पर हुए समझौते के मुताबिक बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसलिए चीन के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर हमले के लिए ये हथियार तैयार किया है। चीन के सैनिक इस बार जो हथियार लेके आए थे, ठीक उसी तरीके के हथियारों से गलवान में चीन के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर हमला किया था, जिसमें भारतीय सैनिकों को थोड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा था। लेकिन भारतीय सेना ने उससे सबक लेते हुए इस बार चीन को मौका नहीं दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि चीन को अपने उन हैवानियत से भरे हथियारों को वहीं छोड़कर भागना पड़ा। कह सकते हैं कि पैंगोंग में चीन एक बार फिर चित हुआ और उसकी साजिश नाकाम हो गई। गलवान के बाद ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पर कब्जे की कोशिश में नाकाम रहने के बाद चीन ने इस बार पैंगोंग के दक्षिणी इलाके में एक बार फिर हमला बोला। इस बार भी चीन के निशाने पर इस इलाके की एक बेहद महत्वपूर्ण पहाड़ी थी। सबसे पहले समझिए कि चीन ने किस जगह पर धावा बोलने की कोशिश की थी। चीन ने इस बार रेजोंग लाग के करीब मुखपारी की पहाड़ी चोटी पर हमला बोलने की कोशिश की थी। एलएसी इस जगह के बेहद करीब से गुजरती है। इस जगह से थोड़ी ही दूर पर चीन के सैन्य ठिकाने हैं। मुखपारी की पहाड़ियां काफी ऊंची हैं, इसलिए यहां से चीन के सैनिकों की हलचल पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। चीन रणनीतिक तौर पर इस अहम चोटी पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप और इसके आसपास की सभी पहाड़ियों पर भारत का कब्जा होने के बाद से चीन काफी बौखलाया हुआ है। वो इन चोटियों पर दोबारा कब्जा करने का मंसूबा बना रहा है, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए उसे मुखपारी की चोटियों पर कब्जा करना जरूरी है। इसलिए चीन बार बार पैंगोंग के दक्षिणी इलाके में झड़प और विवाद कर रहा है। मुखपारी में भी ऐसी ही कोशिश हुई। 7 सितंबर की शाम चीन के सैनिक भारत के फॉरवर्ड पोस्ट के बेहद करीब आ गए। भारतीय सैनिकों ने उन्हें तुरंत वापस लौटने को कहा, लेकिन चीन के सैनिकों ने वापस लौटने से इनकार कर दिया। इसके बाद भारतीय सैनिकों ने जोर देकर उन्हें पीछे हटने को बोला। भारत की ओर से बातचीत ही जारी थी कि चीन के सैनिकों ने फायरिंग शुरू कर दी और उन्होंने कई राउंड फायरिंग की। इस फायरिंग का मकसद भारतीय सैनिकों को डराना था, लेकिन चीन की उकसावे वाली इस हरकत के बावजूद भारतीय सैनिकों ने संयम बरता
और एलएसी पर फायरिंग न करने के नियमों का पालन करते हुए एक भी फायर नहीं किया। चीन के सैनिक भारत की मुखपारी चोटी पर कब्जा करने के मकसद से आए थे। उसके सैनिकों के हाथों में कंटीले तारों से बंधे ये डंडे इस बात की तस्दीक भी करते हैं। हालांकि भारतीय सैनिकों ने चीन की कोशिश पर पानी फेर दिया। इससे चीन और बौखला उठा है। इसके बाद उसने अपनी काली करतूत दुनिया से छिपाने के लिए झूठ बोलना शुरू कर दिया। चीन की सरकार और उसके मीडिया ने एक सुर में ये राग अलापना शुरू कर दिया कि फायरिंग भारत की ओर से हुई है। The Indian troops blatantly fired warning shots to the Chinese border patrolling troops who were there for consultation, and the Chinese border troops were compelled to take measures to stabilize and manage the situation. चीन झूठ के दम पर दुनिया के सामने अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि चीन सरकार के साथ साथ चीन का मीडिया भी एलएसी पर लाल सेना के झूठ को सच बनाने में जुट गया। चीन के मशहूर अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस पूरी वारदात को लेकर न सिर्फ झूठ का प्रचार शुरू किया, बल्कि भारत को धमकाने भी लगा। चीन एलएसी पर भारत के साथ जंग नहीं चाहता है, लेकिन अगर भारत चीन की सेना को फायरिंग करके डराना चाहता है तो उसे ये महंगा पड़ेगा। चीन सिर्फ जंग से बचने और टालने के लिए कभी पीछे नहीं हटेगा। चीन ने अपने झूठ को सच बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसका झूठ छिप ना सका, क्योंकि चीन ने एलएसी पर यह कोई पहली हरकत नहीं की थी। एक हफ्ते पहले भी, यानी 29 और 30 अगस्त को चीन ने कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की थी। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि चीन बार बार एलएसी पर विवाद को हवा क्यों दे रहा है। ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप भारत के कब्जे के वजह से काफ़ी बौखलाया हुआ है, और बौखलाना उनका जायज़ है, क्योंकि अगर वो स्पंगुर गैप के अंदर अगर वो आना चाहता है कभी भी, तो वो पॉसिबिलिटीज़ उसकी काफ़ी हद तक रुक गई हैं, ओवर रूल हो गई हैं। एलएसी पर 45 साल बाद फायरिंग होने से तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। इस मामले को लेकर सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुखों की दिल्ली में बैठक हुई और प्रधानमंत्री को भी पूरे मामले की जानकारी दी गई। सेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री को एलएसी पर ताजा हालात की जानकारी दी और सेना की ओर से पूरे मामले को लेकर एक बयान जारी किया गया। भारत सीमा पर विवाद को सुलझाने में जुटा हुआ है, लेकिन चीन उकसावे वाली कार्रवाई से बाज नहीं आ रहा है। भारतीय सेना ने ना तो एलएसी पार की और ना ही किसी तरह की आक्रामकता दिखाई। हमारी ओर से किसी तरह की फायरिंग भी नहीं की गई है। भारतीय सेना शांति के लिए प्रतिबद्ध है और अपनी संप्रभुता की रक्षा किसी भी कीमत पर करेगी। इस मामले को लेकर चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड का बयान चीन की आम जनता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बरगलाने की कोशिश है। चीन की सेना कंटीले तारों से लिपटे डंडे लेकर भारत की सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी। उसके सैनिक पूरी तैयारी से भारत में आए थे। भारतीय सैनिकों ने नियमों का पालन करते हुए एक भी गोली नहीं चलाई, फिर भी उन्होंने गोली चला दी। ये उनकी बौखलाहट तो जाहिर करता ही है, साथ ही इससे ये भी साफ हो जाता है कि वो गलवान जैसी वारदात अंजाम देने आए थे। इस तरह के अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल करना, जैसा हमने गालवान की स्कर्मिश में देखा था, वो गालवान 2 दोहराना चाहते थे, लेकिन भारत के सजग सैनिकों ने, भारत की पैनी दृष्टि ने चीन के इस मंसूबे पर पानी फेर दिया। चीन पैंगोंग के दक्षिण इलाके में बार बार घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। यहां तक कि अब उसने 45 साल पुराने नियम तोड़ते हुए गोली चलाना भी शुरू कर दिया है। इसलिए सवाल उठता है कि आखिर चीन ये क्यों कर रहा है और वो क्या चाहता है। लद्दाख में चीन क्या कर रहा है, ये तो सबको दिख रहा है। सवाल बड़ा यह है कि चीन ऐसा क्यों कर रहा है। एलएसी पर जो हालात हैं, जितना तनाव है, उसकी तुलना 1962 से की जा रही है। जो लोग चीन की नीति और नीयत जानते हैं, उनका भी यही मानना है कि चीन के हालात 1962 जैसे हैं। इसलिए चीन 58 साल पुरानी चाल ही चल रहा है। 1962 की जंग से पहले चीन को माओ ने द ग्रेट लीप फॉरवर्ड नाम का सपना दिखाया था।
इत्तेफाक से उसी के बाद चीन में अकाल पड़ गया। 1961 बीतते बीतते चीन में करीब 5 करोड़ लोग भूख से मर चुके थे। माओ की नीतियों के खिलाफ चीन में विद्रोह भड़कने लगा था। यहां तक कि तब चीन में राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे लियू शाकुई ने भी माओ से तुंग का खुलेआम विरोध करना शुरू कर दिया था। जिन्हें खुद माओ ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, उन्होंने भी विरोध शुरू कर दिया था। माओ ने तब सत्ता की बागडोर सीधे अपने हाथों में संभाली और प्रधानमंत्री चाउ एन लाई को आगे करके जून 1962 से भारत के साथ तनाव बढ़ाना शुरू कर दिया। करीब 4 महीने तक चीन ने यह माहौल बनाया कि भारत की नीतियों से चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है और उसी का बहाना बनाकर 20 अक्टूबर 1962 को भारत के साथ जंग का ऐलान कर दिया था। उस वक्त माओ का विरोध करने वाले राष्ट्रपति लियू शाकुई का जानते क्या हुआ था उसके बाद? उन्हें 1967 में माओ ने गिरफ्तार करवा लिया। कैद में ही 12 नवंबर 1969 को उनकी मौत हो गई थी। लियू शाकुई का सम्मान 1980 में चीन के तब के राष्ट्रपति डेंग शाओपिंग ने बहाल किया था। अब शी जिनपिंग की राजनीति और रणनीति समझिए। माओ की तरह शी जिनपिंग ने चीन को नया सपना दिखाया कि वो 2020 तक चीन को आर्थिक शक्ति और 2049 तक दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बना देंगे। ये सपना 2017 में अमेरिका के साथ आर्थिक टकराव के बाद टूटना शुरू हो गया था। चीन पर कभी बाढ़, कभी सूखे की मार लगातार पड़ रही थी। अपनी जनता का पेट भरने के लिए उसे हर साल जरूरत का 1/4 अनाज दूसरे देशों से खरीदना पड़ रहा था। दिसंबर 2018 आते आते शी जिनपिंग के खिलाफ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में भी विरोध बढ़ने लगा। उसी समय यानी दिसंबर 2018 में हांगकांग में चाइनीज यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर चाइना स्टडीज के प्रोफेसर वालीवो लापलैम ने एक आर्टिकल में बताया कि चीन में डेंग शाओपिंग के आर्थिक सुधारों के 40 साल पूरे होने पर शी जिनपिंग ने आत्मनिर्भर शब्द का 2 बार इस्तेमाल किया। यह माओ का पसंदीदा जुमला था जिसे डेंग ने बदल दिया था। मतलब यह निकाला गया कि शी जिनपिंग माओ की राह पर चल रहे हैं, जो डेंग की विदेशी निवेश के लिए चीन के दरवाजे खोलने की पॉलिसी के खिलाफ है। डेंग के समर्थक इससे बेहद नाराज थे। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व महासचिव हु याओबांग के 2 बेटे हु डेपिंग और हु डेहुआ भी शी जिनपिंग से नाराज लोगों में थे, जो 2012 में शी को पार्टी में सुधार और आर्थिक नीतियों पर सलाहकारों की टीम में शामिल थे। उसी के बाद चीन में शी जिनपिंग के खिलाफ बयानबाजी करने और मीडिया में लेख लिखने पर पाबंदी लगा दी गई। 2018 के बाद भी चीन के हालात नहीं बदले। कोरोना संकट के बाद शी जिनपिंग की सरकार पूरी दुनिया के निशाने पर आ गई। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों के दमन और वीगर मुसलमानों पर जुल्म की वजह से चीन पर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के देशों ने पाबंदियां लगानी भी शुरू कर दी। ऊपर से इस साल चीन में आई भयानक बाढ़ ने भुखमरी का संकट पैदा कर दिया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में शी जिनपिंग के विरोधियों के लिए बगावत की जमीन तैयार होती दिख रही थी। चीन में मध्यम वर्ग की 40 करोड़ आबादी जो शी जिनपिंग की समर्थक थी, उसका भी आर्थिक मंदी और बढ़ती बेरोजगारी की वजह से शी जिनपिंग से मोहभंग होने लगा था। ऐसे में शी को यही सूझा कि 1962 की तरह चीन के लोगों को राष्ट्रवाद में उलझा दिया जाए। शी जिनपिंग की बात करेंगे, उधर रिया चक्रवर्ती से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है कि न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है रिया चक्रवर्ती को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही थी। रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया, फिर रिया चक्रवर्ती की पेशी हुई। पेशी से पहले यह साफ था कि एनसीबी रिमांड नहीं मांगेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अदालत ने रिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी में अदालत में एनसीबी ने रिया की रिमांड नहीं मांगी, जिसके बाद अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रिया चक्रवर्ती को भेज दिया गया है। जैसे कि पहले खबरें थीं वैसा ही हुआ। एनसीबी ने रिमांड नहीं मांगी। एनसीबी ने कहा रिमांड की जरूरत नहीं है, तो न्यायिक हिरासत में रिया चक्रवर्ती को भेज दिया गया। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रिया चक्रवर्ती रहेंगी, यानी उनकी जमानत की अर्जी को नहीं माना गया और उनको अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। रिया चक्रवर्ती न्यायिक हिरासत में भेज दी गई हैं, जुडिशियल कस्टडी में भेज दी गई हैं, यानी न्यायिक हिरासत में यानी जेल भेज दी गई हैं। रिया चक्रवर्ती 14 दिनों तक जेल में रहेंगी।
14 दिनों तक न्यायिक हिरासत में जेल में रहेंगी रिया चक्रवर्ती। ये पूरा घटनाक्रम जो 14 जून से शुरू हुआ, अब इस पड़ाव पर पहुंचा है कि रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स के केस में, सुशांत मौत मामला नहीं है ये, सुशांत मौत मामले से निकला हुआ मामला, ड्रग्स का मामला, उस केस में रिया चक्रवर्ती को 14 दिन जेल भेज दिया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह पेशी हुई। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको भेज दिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई से, अभी ताजा तस्वीरें आने वाली हैं जिसमें यह पता चलेगा कि अब उनको न्यायिक हिरासत भेजने की बात दिखेगी। न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है उनको, यह खबर आ रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई ये अदालत में, जैसा बताया जा रहा था 7:30 बजे पेशी होनी है, वो काफी देर बाद हुई 7:30 के, क्योंकि उससे पहले की प्रक्रिया चल रही थी। और अब यह खबर है कि 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है रिया चक्रवर्ती को न्यायिक हिरासत में। विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। विवेक, और क्या पता चल रहा है? पूरी सुनवाई हुई है, उसमें रिया चक्रवर्ती को 14 दिन की पुलिस न्यायिक हिरासत में भेज दी गई है। और जैसा हमने पहले ही बताया था कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने इस पूरे मामले में कस्टडी मांगी ही नहीं थी। तो उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि जो भी पूछताछ, जो भी डिटेल्स रिया से लेनी थी वो उन्होंने 3 दिन के अंदर ले ली थी। तो अपने आप में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने साफ तौर पर कह दिया था कि जब भी कोर्ट में पेशी होगी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, उसमें रिया से पूछताछ की कोई जरूरत नहीं है, कस्टोडियल इंट्रोगेशन की कोई जरूरत नहीं है। यही वजह है कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने इस पूरे सुनवाई के दौरान कोई भी कस्टडी नहीं मांगी। और इसी वजह से नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जो मांग थी उसको खारिज करते हुए जो कोर्ट है उन्होंने 14 दिन की उसे न्यायिक हिरासत में भेज दी है। अब इस पूरे मामले में कि जो सतीश मान सिंह के पूरे मामले के वकील है, रिया के वकील है, वो जमानत याचिका दे सकते हैं। इसमें 2 कंडीशन हो सकती है। किशोर, आपको बताना चाहेंगे कि अगर जमानत याचिका पर सुनवाई आज होती है तो रिया को बेल मिल सकती है और वो आराम से अपने घर जा सकती है। अगर जमानत याचिका की सुनवाई आज नहीं हुई तो उन्हें हर हाल में मुंबई की जो भाइकला जेल है, महिलाओं का जेल है, वहां पर उन्हें रात गुजारनी पड़ेगी। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। नहीं तो विवेक ये बताइए, मुझे बताइए, ये अभी जमानत पर अभी भी फैसला हो सकता है? किशोर, देखिए, ये अगर लीगैलिटी की बात करें तो कोई भी आरोपी को अगर कोर्ट जुडिशियल कस्टडी में भेजता है तो उनके वकील और उनके पास पूरा हक होता है कि वो जमानत याचिका बेल एप्लीकेशन वहाँ कोर्ट में डाल सकते हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया रिया चक्रवर्ती को 14 दिनों के लिए, तो सतीश मान सिंह के पास पूरा पावर है, पूरा हक है कि वो कोर्ट में जमानत याचिका दे सकते हैं। लेकिन कोर्ट जमानत याचिका पे सुनवाई कब करती है ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोर्ट जमानत याचिका पे सुनवाई करती है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरी हियरिंग करती है तो हो सकता है कि रिया को आज ही बेल मिल जाए और वो आसानी से अपने घर चले जाए। लेकिन अगर सुनवाई नहीं करती और तारीख तय करती है कि हम जमानत याचिका पे आज नहीं कल या परसों सुनवाई करेंगे, तो उतने दिनों तक रिया चक्रवर्ती को मुंबई के महिला जेल जो भाइकला इलाके में वहां पर रहना पड़ेगा। नहीं तो ये इसमें एक तो धाराएं इतनी संगीन है, उस पर जमानत का मामला, और दूसरा ये कि जैसा आप बता रहे हैं कि कोर्ट को पहले मानना पड़ेगा ना उस जमानत पर अभी सुनवाई करने के लिए, और अभी नहीं तो फिर अगर अभी नहीं होती है, रात अगर जेल में कटती है तो उसके बाद क्या होगा? किशोर, देखिए, आपको एक और अपडेट देना चाहूंगा कि जो सीआर नंबर है 16/20, उनमें जितनी भी धाराएं लगी हुई हैं वो एक बेलेबल ऑफेंस है। यही वजह है कि इससे पहले जो 2 आरोपी को पुलिस कस्टडी में भेजा गया था, जिसमें जैद और वासिफ, उन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश है कि जो बेलेबल ऑफेंस में अगर किसी को पुलिस कस्टडी मिलती है तो वो अपर कोर्ट में जाके जमानत याचिका की अर्जी दे सकते हैं। यही वजह है कि जैद और वासिफ के वकील ने पुलिस कस्टडी में रहने के बावजूद भी सेशन कोर्ट में जाके जमानत याचिका दी, लेकिन सेशन कोर्ट ने बोला कि हम जमानत याचिका पर सुनवाई हम 9 तारीख यानी कल करेंगे। तो उसी मामले में रिया चक्रवर्ती आरोपी हैं, जो सेक्शन उनके ऊपर लगे हैं वो भी सारे बेलेबल ऑफेंस हैं। तो यही सतीश मान सिंह का सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। मैं रोक रहा हूं विवेक आपको। आनंद तिवारी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या खबर मिल रही है आपको? जी देखिए किशोर जी, अब तक जो कोर्ट की कार्रवाई है उसका थोड़ा इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आज की रात शायद रिया चक्रवर्ती के लिए मुश्किलों भरी रहेगी। और एक मामला अभी केवल किशोर जी, एक मामले में आज तफ्तीश पूरी हुई है। पूरी क्या हुई है ये बोल सकते हैं कि मोटी मोटी तफ्तीश पूरी हुई है, लेकिन अभी एक और FIR है, एक और कंप्लेंट केस फाइल है जिसमें रिया चक्रवर्ती मुख्य आरोपी हैं। उसमें भी जो बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन है उसकी तफ्तीश भी अब शुरू हो चुकी है। तो रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें 2 तरफा बढ़ गई हैं।
आज के मामले में तो वो गिरफ्तार जरूर हुई है, लेकिन अभी एक पूरे एनसीबी ने एक और केस की तफ्तीश जो है वो शुरू करी है। उसमें भी रिया चक्रवर्ती मुख्य आरोपी बनाई गई है। उनको फिर से उस मामले में पूछताछ का सामना करना पड़ेगा। तो अभी रिया चक्रवर्ती की जो मुश्किलें हैं वो काफी बढ़ने वाली हैं। ये नहीं है कि आज केवल उनको गिरफ्तार किया गया है और उनकी रिमांड अगर नहीं एनसीबी ने मांगी है तो उनके लिए आगे के कानूनी रास्ते खुले हुए हैं। अभी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो रही है आनंद, ये प्रक्रिया और कितनी देर में पूरी हो सकती है? कब पता चलेगा कि आज की रात कहां कटेगी? जी देखिए, बिल्कुल किशोर जी, जो एनसीबी का दफ्तर है वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है और कोर्ट में उसका सीधे प्रसारण किया जा रहा है, जिसमें कि जो लॉयर्स हैं वो आपस में जिरह कर रहे हैं। चूंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है तो बीच में थोड़ी देर के लिए ब्रेक हुआ था, जो जानकारी अंदर से मिल रही थी, तो शायद थोड़ा डिले हो, लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि शायद 5, 10, 15 मिनट के अंदर जो कोर्ट का अंदर की जो पूरी कार्रवाई है उसके जो भी फैसला है वो सामने आ जाएगा। लेकिन जो जानकारी यही मिल रही है कि जिस तरह से पूरे एनसीबी ने मना कर दिया कि उन्हें कस्टडी की जरूरत नहीं है, उन्होंने जिस आधार पर गिरफ्तार करना था वो गिरफ्तारी कर ली है। तो क्या देखना होगा कि आगे रिया चक्रवर्ती को जमानत मिलती है या उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल जाना पड़ेगा। जी हाँ, तो आज की रात कहां कटेगी ये विवेक कब तक पता चलेगा? आपको क्या पता चल रहा है? किशोर देखिए जी, अगर मैं लीगलिटी की बात करूँ तो हमने बताया था कि अगर उनके वकील, क्योंकि जब भी कोई आरोपी को जुडिशियल कस्टडी हो जाती है तो जो एक्यूज के वकील हैं उन्हें पूरा पावर और पूरा हक होता है कि वो जमानत याचिका कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। सतीश मान सिंधे भी उस पूरे मामले में अब इस बात की जिरह कर रहे होंगे कि जब एक्यूज को ऑलरेडी कस्टोडियल इंट्रोगेशन की जब कोई ज़रूरत ही नहीं है तो उन्हें जुडिशियल कस्टडी भेजने के बाद सतीश मान सिंधे ये बोल रहे हैं कि सीधे तौर पर अगर बेल मिल जानी चाहिए। ये किशोर, ये बहुत अहम है कि सतीश मान सिंधे ये चाह रहे थे कि कोर्ट उन्हें रिया को जुडिशियल कस्टडी में भेज दे ताकि बेल एप्लीकेशन वो आसानी से मूव कर सकें। अगर ये ऑनलाइन जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरी जिरह चल रही है उसमें सतीश मान सिंधे पूरी कोशिश करेंगे कि अभी के तुरंत बेल एप्लीकेशन मूव कर सके ताकि कोर्ट इस पूरे मामले में हियरिंग कर सके। अगर ये होता है तो उसमें थोड़ा सा समय किशोर और लग सकता है। अगर कोर्ट बोलता है कि हम बेल हियरिंग की जो हियरिंग है वो आज नहीं बल्कि 1 या 2 दिन बाद जो फर्दर डेट्स होती है वो देंगे, उतने तारीख तक रिया चक्रवर्ती को हर हाल में जेल में रहना पड़ेगा। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं एक्सचेंज बिल्डिंग मुंबई के साउथ इलाके में एनसीबी का ये हेडक्वार्टर है। इसी के तीसरे माले पर पूरी जिरह चल रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। अगर कोर्ट बेल एप्लीकेशन की सुनवाई आज नहीं करता है तो उन्हें आज यहाँ से निकाल दिया जाएगा। निकालने के बाद उन्हें मुंबई के भायखला इलाके में जो महिलाओं का जेल है वहाँ पर रखा जाएगा और जब तक कोर्ट उन्हें बेल नहीं देती तब तक रिया उसी जेल में रहेंगी। किशोर, यानी अगर मैं आपकी बात अभी तक जो आप जो कह रहे हैं उसके बाद उसको समझा जाए तो न्यायिक हिरासत में भेजना, कोर्ट का यह फैसला देना कि रिया चक्रवर्ती को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाए, वो उनको तब फायदा दे सकता है जब उनकी बेल एप्लीकेशन ही आज मूव हो जाए और उनको बेल मिल सके। बिल्कुल सही कहा किशोर आपने। देखिए, कोई भी आरोपी अगर न्यायिक हिरासत में भेजता है तो उनके जो वकील हैं उसे बेल एप्लीकेशन आसानी से मूव कर सकते हैं। अगर ये पुलिस कस्टडी मिलती या फिर एनसी कोर्ट उन्हें नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी को कस्टडी में भेजते तो बेल वो किसी हालत में मूव नहीं कर सकते थे। लेकिन नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी ने साफ तौर पर बोल दिया कि उन्हें कस्टोडियल इंट्रोगेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 दिन से जो स्टेटमेंट ले रहे थे उनके सारे जो तथ्य जो सच्चाई थी वो सामने आ चुकी है। इसमें एक और चीज़ है, अगर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करती है आने वाले दिनों में अगर कोई मामला सामने आता है तब वो कस्टडी कोर्ट से मांग सकती है कि हमें रिया की कस्टडी चाहिए और उस कस्टडी में रिया से कस्टोडियल इंट्रोगेशन कर सकते हैं। लेकिन अभी कस्टोडियल इंट्रोगेशन की कोई ज़रूरत नहीं है और सीधे तौर पर एनसीबी ने कोई भी कस्टडी नहीं मांगी है। जब ऐसे मामले में जब कोई कस्टडी नहीं मांगी जाती है तो ऑटोमेटिकली जो जज होते हैं वो किसी भी आरोपी को, इस मामले में जो रिया आरोपी है उन्हें ऑटोमेटिकली 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज देते हैं और जब आरोपी न्यायिक हिरासत में चला जाता है तो उनके वकील आसानी से बेल एप्लीकेशन को मूव कर सकते हैं। ये लीगल फॉर्मेलिटी है। अब यही वजह से जो सतीश मान सिंधे हैं वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे, पूरी ताकत झोंक देंगे कि आज में बेल एप्लीकेशन मूव हो और बेल एप्लीकेशन की सुनवाई आज ही हो। अगर आज होती है किशोर तो बेल मिलना काफ़ी आसानी होगी, लेकिन अगर कोर्ट फर्दर डेट देता है कि वो बेल हियरिंग की सुनवाई 1 दिन या 2 दिन बाद जो कोर्ट तय करेगा कि कौन सी तारीख को देंगे, तब तक जो रिया को है वो जेल में रहना पड़ेगा। किशोर, यानी अब बेल एप्लीकेशन तो मूव होनी ही होनी है, जमानत याचिका तो मूव